हमारा मशहूर लॉयर है। अब बोलिए कानून के बारे में, ये जो दवा पलटा दवा चल रहा है। देखिए, जहाँ पर हर पार्टियाँ अपने मफाद की जंग लड़ रही हैं और सबको इक़्तिदार की भूख है। आप आवाम को देख लें या कोर्ट के हालात देख लें, कितने मुकदमे बरसों से पेंडिंग पड़े हैं, कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो उनकी खुद की भी कमियां रहीं कि उनका कोई अपना एक लीडर नहीं रहा। हर पार्टी में आप देखिए, पर AIMIM आपके लीडर आ गए हैं, उनको कोई देखिए, उनको यहाँ करता नहीं है। देखिए, उनको कोई से बेकार नहीं रहा है। और ये हकीकत है कि मुस्लिम ने कभी किसी को लीडर नहीं माना, इसीलिए हमेशा उनकी जो मिसाल दी जाती है कि बिछाना करना बस ये चीज़ है। इक़्तिदार में आने के बाद जो लोग जान दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, मुत्तहिदों को वोट दें, लेकिन दूसरे समुदाय इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इक़्तिदार में हुकूमत आए, मलाई हम काटें। भाई ये बड़ा मसला हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हम 80% के लीडर हैं, बाकी लोग कह देते हैं हम 20% के लीडर हैं, बाकी सब लोग क्या जो सेकुलर लोग हैं वो ढपली बजाएंगे। एक मिनट, ये नहीं चलने वाला, ये कतई नहीं चलने वाला। मैं जवाब देता हूँ। बोलिए। बड़ा सुरेंद्र भाई, आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा जवाब है मेरा। आप अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को खासकर वोट बैंक समझते हैं? किसने समझा? नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप समझते हैं, आप कहते हैं कि मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हिंदू का वोट बोलेगा, मुसलमान का बोलेगा। इन्होंने अच्छा एक बार ये कहते हैं, इन्होंने फिर सच्चर कमेटी क्यों बनाई? वो मैं नहीं, सच्चर कमेटी ने इसलिए बनाई, सारे भाई लोग सुन लें और जान लें, सच्चर कमेटी ने इसलिए बनाई और बनाने के बाद इन्हें दर्शाया कि मुसलमान की स्थिति अगर हिंदुस्तान में किसी ने बदतर करी दलित से ज्यादा तो मैंने करी है। ये कांग्रेस ने दर्शाया है, मेरी रिपोर्ट नहीं कहती है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलित से बुरी स्थिति अगर किसी ने पहुंचाई है तो नहीं, आप ही ने बनाई। अरे भाई, बीजेपी से क्या वास्ता उस बात का? उस बीजेपी से क्या वास्ता? नौजवानों को रोजगार कैसे मिले? কথায় আছে লখনৌয়ের দুটো জিনিস খুব বিখ্যাত, লখনৌয়ের নবাব আর লখনৌয়ের কাবাব। কাবাব এসে গেছে। 1856 সাল ইংরেজদের হাতে বন্দি নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কলকাতায়। ভগ্ন মনোরথ নবাব তার প্রিয় লখনৌ নগরী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কলকাতা শহরে। ওয়াজেদ আলী শাহর হাত ধরে গোটা লখনৌয়ের এক টুকরো উঠে এসেছিল কলকাতাতে। ওয়াজেদ আলী শাহর সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিল খেয়াল, ঠুমরি, বিরিয়ানি আর কাবাব, সেই বিখ্যাত লখনৌয়ের কাবাব। এই যে বিশ্ব বলছিল ওয়াজেদ আলী শাহ কলকাতায় লখনৌকে নিয়ে গেলেন, আসলে শুধু কলকাতায় লখনৌকে নিয়ে গেলেন না, কলকাতার পুরো খাদ্যাভ্যাসকেই বদলে দিলেন। তার আগে বাঙালি তার মাংস রান্নায় পেঁয়াজকে ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ওয়াজেদ আলী শাহর সঙ্গে যে বাবুর্চিরা গেল, শহরে যে নতুন খাবারের অভ্যেস তৈরি হলো, তার থেকে আমরা অবধি রান্নায় এবং অবধি খাবারে অভ্যস্ত হলাম। কত্থকের জন্ম লখনৌয়ে। লখনৌয়ের শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ কত্থকের অনুরাগী ছিলেন। এই লখনৌতেই বেগম আক্তারের গলায় শোনা গিয়েছিল এ মোহব্বত তেরে আনজাম পে রোনা আয়া। এই লখনৌতেই জন্ম নৌশাদ, তালাত মেহমুদ এবং অনুপ জালোটার। লখনৌ এসেছি আর কবিগানের লড়াই শুনবো না, তা কখনো হয় কি সুমন, তাই তো? অবশ্যই, আর রাজনীতির সাথে কবিগানের সম্পর্ক আছে। বাংলার বিখ্যাত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাদা ঠাকুর লিখেছিলেন, আমি নেতা না অভিনেতা মালুম করবে কেতা। संवारते थे सैफई नकारते थे राम को,
तुक्ष ही बता रहे थे जो अयोध्या धाम को, कार सेवकों पे वो चला रहे थे गोलियां, कार सेवकों पे वो चला रहे थे गोलियां, लूट लेंगी देश को समाजवादी टोपियां, लाल लाल टोपियां, ये गुंडों वाली टोपियां। हमारे साथ है बहुत सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी की, यहाँ का एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सेक्रेटरी सचिव और सीनियर लीडर चौधरी साहब। चौधरी साहब, क्या होने जा रहा है इस इलेक्शन में? उत्तर प्रदेश में 2022 का ये जो चुनाव है और 2022 में 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट आ जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जुमले समेट नारों के संग लौट जाएंगे, जुमले समेट नारों के संग लौट जाएंगे, तरकश को छोड़ बाणों के संग लौट जाएंगे, तरकश को छोड़ बाणों के संग लौट जाएंगे। दौड़ेगी अपनी साइकिल 10 मार्च को यहाँ, योगी जी अपने साड़ों के संग लौट जाएंगे, योगी जी अपने साड़ों के संग लौट जाएंगे। दिनेश जी, आप सिर्फ बीजेपी के लीडर ही नहीं है, सीनियर लीडर ही नहीं है, आप राज्य का उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। इस चुनाव कितना कठिन है इस बार? देखिए, चुनाव को कठिन शब्द ठीक नहीं है। ये चुनौती दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की जीत के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी करती जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई चुनावों में मेरी सभाएं लगी हैं। पिछले भी मैं परिवर्तन यात्रा लेकर चला था, कई जगह मैं सभाओं में गया, लेकिन इस बार सभाओं में जिस प्रकार की स्वीकार्यता मिल रही है, अद्भुत है। जो परंपरागत मतदाता कहे जाते थे विपक्ष के, ये मतदाता सपा का है, ये मतदाता भाजपा का है, ये कहीं अब तो कांग्रेस का तो मतदाता ना के बराबर है, लेकिन उन मतदाताओं में भी आज आप जाकर देखिए कि उनमें सेंध लगी हुई है। और मैं आश्चर्य करता हूं कि ये मतदाता जो कभी मेरे साथ में नहीं आए, तो उनकी घर की महिलाएं हाथ में थाली लिए आरती करते हुए और टीका लगाते हुए, मिठाई खिलाते हुए, और घर का पुरुष अगर कहीं और खड़ा है तो महिलाएं बाहर तक का मोदी जी और योगी करते हुए निकलेंगी। ये स्वीकारता बहुत दिनों के बाद बीजेपी के पक्ष में मुझे दिखाई पड़ी। ये पार्टी जो अभी शासन में है, इसके पास एक ही जवाब रहता है कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, अपने लिए किसी चीज की मांग करोगे, तो इनका एक ही जवाब रहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई क्यों पाकिस्तान चले जाए? मैं 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं कि करके वादा कोई मेरी जान चले जाओ, कि करके वादा कोई मेरी जान चले जाओ, होठों पर लेके तुम मुस्कान चले जाओ, और पूछते हो सवाल बेरोजगारी और महंगाई पे, ये पकड़ो टिकट और सीधे पाकिस्तान चले जाओ। अस्मिता जो देश की उघाड़ते रहे सदा, देश प्रेमियों का वक्ष फाड़ते रहे सदा, राष्ट्रवादियों को जो लताड़ते रहे सदा, कील नफरतों की मन में गाड़ते रहे सदा। अंत है जरूरी ऐसे वाद का विवाद का, अंत है जरूरी ऐसे वाद का विवाद का, हम नहीं सहेंगे अब विरोध राष्ट्रवाद का, हम नहीं सहेंगे अब विरोध राष्ट्रवाद का। राम के समाज को नकारते रहे हैं जो, उनके हर प्रमाण को डकारते रहे हैं जो, वंदे मातरम पे मौन धारते रहे हैं जो, कार सेवकों को गोली मारते रहे हैं जो, करना है इलाज उनके मानसिक विषाद का, हम नहीं सहेंगे अब विरोध राष्ट्रवाद का। क्या मतलब सड़क पर गुंडों को लेकर टहले हम बात करते हैं दलित की, हम बात करते हैं सर्वजन हिताय की, हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की। हम उनको नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमे ला दे जाए, हम नहीं चाहते हैं कि उनका गुंडागर्दी में नाम आए, वो अच्छी पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने आपसे पहले कहा कि हमने 2-3 महीना पहले अपने कैंडिडेट्स पूरे क्षेत्र में उतार दिए हैं। अब वो काम कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम चुके हैं, 2-2 बार घूम चुके हैं, अब ये 3री बार होने जा रहा है उनका। तो हमारी तो पार्टी तैयारी पूरी है।
गरीब के प्रति नहीं है। नौजवानों को रोजगार कैसे मिले? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत सारे गानों का कोलकाता से तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि जब गोरे थे, अंग्रेज़ों का शासन था, उसके पहले भी ये प्रवासन का, माइग्रेशन का तो इतिहास हमारे यहाँ का बहुत एक पीड़ादायक लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिसमें हर परिवार का व्यक्ति बेहतर ज़िंदगी के लिए जाता था, और उस समय वहीं पर बेहतर अवसर थे और अंग्रेज़ वहीं पर थे, काम वहीं पर था, बल्कि वहीं से लद करके मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद भी गए। तो यही नहीं, बहुत सारे गाने। एक हम लोग दादरा गाते हैं, मत जई हो वही नगरिया, हाँ श्याम मत जई हो, दादरा है। अंतरा इसका वाही विदेशवा में बसेली बंगाली नियारे। ये जो जिक्र आता है बंगालिन वहां बसी है, उसी को पंक्ति में अगली कहा गया, वाही परदेसवा में बसली जादूगरथिया। अरे छीन ली है तन मन गर हरवा, हाय हाय मत जई हो। तो ये चाहे ठुमरी की गायिकाएं हों, चाहे वो लोकगीतों में वो मनाती रहें कि भाई पूरब मत जाओ, क्योंकि पूरब का मतलब कलकत्ता से था, यही रोजगार था, और काम का मतलब था कि पति घर छोड़ के जाएगा तो फिर जल्दी नहीं आएगा। एक हम लोग भिखारी ठाकुर का एक विदेशिया है, पूरब पूरब हम बड़ा दिन से सुनत रहली, पूरब के पनिया खराब रे विदेशिया। क्योंकि विदेशिया की कथा यही है कि जो उसका पति है वो वहाँ पे दूसरी पत्नी को पा लेता है, सुंदरी को, प्यारी को रख लेता है, तो उस पीड़ा से, और ये उस समय घर घर की कहानी रही होगी। छोटे में जवाब चाहूँगी, फिर यहाँ पे राजनीतिक प्रश्न आ जाता है कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम की बात हो रही थी, नौकरी को लेकर तो अभी भी जद्दोजहद जारी है। देखिए, ये तो आपको और हर एक को समझना पड़ेगा कि माइग्रेशन आर्थिक संतोष से ऊपर की चीज है। आज जिनके पास धन है, पैसा है, एक शाह अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा कमा रहे हैं, दुबई जाके काम करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा दिल्ली में अपना धंधा बैठ गया तब भी एक क्लिनिक गोवा में खोल रहे हैं। ये तो मनुष्य है, और मनुष्य हमेशा से यदि घुमक्कड़ नहीं होता, जाने की जिज्ञासा नहीं होती, तो कहाँ से कोलंबस, वास्को डी गामा होते। तो मुझे लगता है कि ये जो हम इस बात को न सोचें, आज जिसको रोजगार ढूंढना है तो अपने गाँव में, अपने शहर में भी बहुत अच्छा आज की तारीख में काम कर सकता है। लेकिन ये तो लोक लुभावनी हमेशा दूसरा दुनिया होती है, और इस पे मुझे लगता है बहुत वो होकर नहीं सोचना चाहिए। जहाँ भी अवसर मिलेगा व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। हमारे पूर्वज आए, आपके बाबा, हमारे परबाबा, हम लोग सुनते हैं। आपको मैं आज एक रोचक तथ्य और बता दूं, चूँकि आप लोग कोलकाता से हैं। हमारे नाना भट्टाचार्य थे, अच्छा, लेकिन बंगाली नहीं थे, और कन्नौज में मेरा जन्म हुआ है, कन्नौज की मेरे ननिहाल है। तो सेन राजा थे, जिनके बड़े राजा कोलकाता में, बंगाल में राजा थे, सेन डायनेस्टी। तो उनके साथ के एक जो कन्नौज को भी कंट्रोल करते थे। तो जब धर्मांतरण होने लगा, अकबर और उनका समय था, तो उस समय जो ब्राह्मण थे वो माइग्रेट किए कन्नौज से, तो बहुत सारे सब आए। लेकिन ये इनका माइग्रेशन 16वीं शताब्दी में हुआ, और वो तो बताते हैं कि जितने काने को भी ब्राह्मण गए, जो गंगा के मुहाने पे गए मुखोपाध्याय, गंगा किनारे रहे गंगोपाध्याय, जो चट्टू के शुक्ला गए चट्टोपाध्याय, और भट्टाचार्य जो हमारे यहाँ। तो जब बंगाल में अकाल पड़ा
तो हमारे नाना के बाबा और उनके भाई वो वापस कन्नौज आए कि हमारे परदादा वगैरह यहाँ से गए, हम यहीं के हैं। अभी भी आप देखिए उस जितने मुखर्जी सब कानिको ब्राह्मण ही तो हैं। तो उड़ीसा गए जितने पंडा थे, मिश्रा थे, सब कन्नौज से। तो नाना उनके पिताजी लोग आए तो भट्टाचार्य नाम उन्होंने रखा। मेरी माँ का नाम निर्मला भट्टाचार्य था। कई लोग सोचते थे कि बंगाली हैं, लेकिन मेरा जो एक तार है जो जुड़ता है, क्योंकि मेरी अपने साहित्य को, संगीत की भी जो समझ रही है, खासतौर पे साहित्य की, वो शरद बाबू को पढ़ कर के ही हुई है। और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं उनका है जो मैंने ना पढ़ा हो, बहुत छोटी सी उम्र में। तो मैंने बंगाल तो उनकी नज़र से ही देखा। बहुत बाद में मैंने टैगोर को, विमल मित्र, सबको पढ़ा है, आशा पूर्णा जी, सबको पढ़ा है। लेकिन शरद बाबू मेरे लिए बंगाल हैं। आज भी मुझको उनके जैसा उन्होंने नारियों के लिए लिखा, जैसा सोसाइटी के लिए लिखा, तो उस जमाने में तो बेटी का भी नाम हमारे यहाँ कुहू है। अच्छा। और बेटे का उसका वैसा नाम अनन्या है। तो दे आर ऑल बंगाली। यस। सो एक आप कह सकते हैं कि वो एक हमारे अप्पा जी की जो बहू उसका नाम भी अनन्या है। अच्छा। तो हमेशा कहते थे कि ओ माँ, ये बांग्ला नाम कहाँ से तुमको बांग्ला प्रभाव पड़ गया। मैंने कहा ये कुछ प्रारब्ध होता है, ये जरूर चलाएंगे हम लोग बंगाली। जरूर चलाइएगा। अंत में आपसे रेलिया बिल्कुल जाएंगे जरूर। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। अब ये ट्रेन तो जाती थी कोलकाता को। अरे जौने सहरवा को सैया मोर जई है, आगे लागे सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौने सहरवा को सैया मोरे जइए तो हो गया जौने। अब ये गोरों के समय का गाना है। तो जौने साहबवा के सैया मोरे नौकर, गोली दागे साहब मर जाए रे, गोरा मर जाए रे। लेकिन खास सबसे प्रमुख है क्योंकि अंतिम जो कि क्यों पूरब जाने के लिए डरती थी। अरे जौने सौतनिया पे सैया मोरे रीझे, भाई वहां गए हैं तो अब इसीलिए नहीं लौट रहे हैं। खाए धतूरा सौत बौराए रे, खाए धतूरा सौत बौराए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। संवेदना गरीब के प्रति नहीं है। अब इन वीडियो की जानकारी नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। ভারতীয় রাজনীতিতে একটা কথা আছে, দিল্লির রাস্তা নাকি লখনৌ হয়ে যায়। ইতিহাসের বহু ঘাত প্রতিঘাত, বহু রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষী এই ঐতিহাসিক নগরী লখনৌ। 1916 সালে জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী আর নরমপন্থী দুই দল হাত মিলিয়েছিল এই লখনৌ অধিবেশনে। এই লখনৌতেই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের। ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এই উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌ, এবং তিনি একজন বাঙালি মহিলা, সুচেতা কৃপালিনী। সুচেতা কৃপালিনী ছিলেন সুচেতা মজুমদার। সুতরাং এই লখনৌ শহরের একটা রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে সেই লখনৌয়ের বিধানসভার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সুমন, কি হতে চলেছে বলে মনে হয়? দেখ, তুই যেটা বললি, আসলে উত্তরপ্রদেশ তো ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আগে 85 জন সাংসদ এখান থেকে যেত, এখন 80 জন সাংসদ যায়। এবং এই মুহূর্তে যারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে সেই বিজেপিরও কিন্তু রাজনৈতিক উত্থান আসলে উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে, মানে রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তাই এবারের নির্বাচনকেও সবাই সেমিফাইনাল বলছে, মানে 2024-এর পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের ভাগ্য নাকি অনেকটাই নির্ধারণ করে দেবে এই উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন। এবং উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন এবার বিজেপির কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যোগী আদিত্যনাথের দিকে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের ছেলে, উত্তরপ্রদেশের দল সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। আমরা তো অনেকটাই ঘুরছি, অনেকটাই ঘুরলাম,
যেটা মনে হচ্ছে ভোট কিন্তু অনেকটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ধাঁচে হচ্ছে, অর্থাৎ এখানে অতীতে দেখা গেছে বহু রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস আছে, সপা আছে, বসপা আছে, আরএলডি আছে, বিজেপি আছে, নানা দল আছে, কিন্তু আমার কোথাও মনে হচ্ছে এবারের ভোটটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো একদম সরাসরি দুপক্ষের লড়াই হচ্ছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এবার একটু সংকটেই। একদম ঠিক বলেছিস বিশ্ব। দেখ, একটা ইস্যু হচ্ছে যে বিজেপির একটা দুর্বলতা আছে। তাত্ত্বিকভাবে বিজেপির দুর্বলতাটা হচ্ছে যে বিজেপি আঞ্চলিক দলগুলোর বিরুদ্ধে খুব ভালো পারফর্ম করে না। যেমন দেখা গেছে, তুই যেটা নির্বাচনের কথা বললি, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি হারাতে পারেনি। আমি এটা তাত্ত্বিকভাবে আরেকটা জিনিস বলতে চাই, মানে যারা স্ট্রিট ফাইটার্স, যারা মাঠের রাজনীতি করে উঠে এসছে, যারা রাস্তায় নেমে রাজনীতি করতে জানেন, তাদের সঙ্গে বিজেপি সবসময় এঁটে ওঠাটা মুশকিল। তুই যেটা বললি যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের মতো এখানেও নির্বাচনটা হচ্ছে, অর্থাৎ বিজেপির সঙ্গে লড়াইটা সরাসরি সমাজবাদী পার্টির, এবং হয়তো দেখা যাবে যে কংগ্রেস বা বসপার অনেক ভোটও অখিলেশের দিকে চলে যাবে, কারণ যারা বিজেপিকে হারাতে চান তারা অখিলেশকে ভোট দেবেন, আর যারা বিজেপির পক্ষে তারা যোগী আদিত্যনাথকে ভোট দেবেন। একদমই তাই। আমার যেটা সুমন আরেকটা জিনিস মনে হয়, তোর সাথে আলোচনা করে নিই, সেটা হচ্ছে যে 100% ভোটের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ভোটের পার্সেন্টেজ 40-20-20-20, অর্থাৎ আমার মনে হয়েছে 20% মুসলিম ভোট অখিলেশ যাদবের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। 20% দলিত ভোট, সেই ভোটটা কিন্তু এবারে ফ্যাক্টর। তার কারণ দলিত ভোটের পুরোটা মায়াবতী ধরে রাখতে পারবে কিনা এবারের ইলেকশনে কিন্তু একটা অ্যাসিড টেস্ট। মায়াবতীর ভোট কোন দিকে যাবে, মায়াবতীর দলিত ভোটটা, দলিতদের পার্সেন্টেজের 80% কিছু পার্সেন্ট যদি অখিলেশ পায়, তাহলে কিন্তু বিজেপির পক্ষে বিপদ রয়েছে। দেখ, তুই যেটা বলিস সেটাকে যদি একেবারে ধর্মীয় মেরুকরণের জায়গায় ফেলা যায়, মানে যেটা যোগী আদিত্যনাথ বলেওছেন, এটা যদি হিন্দু বনাম মুসলিম ভোট হতো, তাহলে বিজেপির জন্য সুবিধে হতো, কারণ মুসলিম ভোটটা তো সমাজবাদী পার্টির কাছে আছে। কিন্তু এই যে গোটা হিন্দু ভোটটা, সেটা কি যোগী আদিত্যনাথ ঝুলিতে পুড়তে পারবে? হ্যাঁ, একদমই তাই। যেভাবে মানে স্বামী প্রকাশ মৌর্য বা বিজেপির একের পর এক ওবিসি নেতা, দলিত নেতা দল ছেড়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে বিজেপি যে 2017 এবং 19-এ যে চমৎকারটা দেখাতে পেরেছিল, সেটা এবার বিজেপির পক্ষে দেখানো মুশকিল। আমরা যেরকম আলোচনা করছিলাম যে 20% মুসলিম ভোট অখিলেশ পাবেই, 20% আছে ব্রাহ্মণ, ঠাকুর এবং ক্ষত্রিয় ভোট এবং উচ্চবর্ণের ভোট। এই ভোটেরও 1% কিন্তু অনিশ্চিত বিজেপির কাছে, যারা ব্রাহ্মণ ভোটটা রয়েছে, যেটা কিন্তু 20% আগে 100% ছিল বিজেপির সঙ্গে, এটা কিন্তু এবারে আছে বলে আমার মনে হয় না। তুই যে উদাহরণটা দিয়ে শুরু করেছিলি, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনও বেসিক্যালি বিজেপি হিন্দু বনাম মুসলিম করে দিতে চেয়েছিল, কারণ বিজেপি জানতো যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম ভোটটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল শুধু মুসলিম ভোট না, হুগলির ব্রাহ্মণ ভোট, উত্তর 24 পরগনার দলিত ভোট, দক্ষিণ 24 পরগনার দলিত ভোটও তৃণমূল পাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে যে হিন্দু সংখ্যাধিক্য ভোটটা বিজেপির দিকে না গেলে সবসময় বিজেপির জন্য চ্যালেঞ্জ। উত্তরপ্রদেশেও তাই হতে চলেছে, অর্থাৎ পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মুসলিম ভোটটা তো সপা পাবেই, বা যাদব ভোটও সপা পাবে, কিন্তু পূর্ব উত্তরপ্রদেশের যে ওবিসি, যে বিপুল সংখ্যক আসনে এই মানে ওবিসিদের প্রভাব আছে, তারা কি করবে? তারা যদি সব হিন্দু যদি একজোট না হয়, তাহলে বিজেপি একদম। আমরা 20% মুসলিম ভোট নিয়ে আলোচনা করলাম, 20% দলিত ভোট নিয়ে আলোচনা করলাম, 20% উচ্চবর্ণের ভোট নিয়ে আলোচনা করলাম, 40% ওবিসি ভোট, তার মধ্যে 10% যাদব ভোট, 30% অন্যান্য ভোট। আমি ধরে নিলাম এই 10% যাদব ভোট সভা পেল, 30% যে আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের ভোট রয়েছে, এই ভোটটা কোন দিকে যাবে, যেটা বিজেপি এর আগের ইলেকশনে পুরোটাই পেয়েছিল। আমরা তো বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলছিলাম, করোনার জন্য যে অর্থনৈতিক সংকট হয়েছে, তাতে এই ওবিসিরা যে সংকটে পড়েছে, তাতে তারা কতটা বিজেপি সরকারের সঙ্গে থাকবে, সেটা কিন্তু কঠিনতম প্রশ্ন। বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষরা, এই প্রান্তিক মানুষরা যদি যোগী বা মোদীকে সমর্থন না করে, তাহলে কিন্তু এই বাড়িতে আবার যোগী আদিত্যনাথের ফিরে আসাটা কঠিন। এই বাড়িতে যোগী আদিত্যনাথ, অখিলেশ যাদব কে ফিরবে তা সময় বলবে। 10ই মার্চ জানা যাবে এই বাড়ির পরবর্তী উত্তরাধিকার কার হাতে যাচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা।
आज देश में डेमोक्रेसी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हम देख रहे हैं आपका साथ वाजपेयी जी का तस्वीर, इतना करीबी तस्वीर, तो अखिलेश यादव के साथ भी अखिलेश यश भारती की है। अखिलेश यादव के साथ भी है। तो ये लखनऊ का तख्त को लेके अभी फाइट होने जा रहा है भाजपा और सपा का, क्या लग रहा है आपको? मोदी, शाह, योगी, these are three persons who are ruling the country and they have destroyed it badly. Akhilesh Yadav, he is a great material and fit to become a prime minister. He had that education, those guts, those thinkings and attitude. He had developed Lucknow, gave heritage zone to us, riverfront, जो अच्छे काम किए यश भारती में, हमें भी यश भारती दिया। तो नवाब साहब, क्या आप चाहते हैं ये चुनाव अखिलेश जी जीते? बेशक, अखिलेश इज द सॉल्यूशन फॉर द डिस्ट्रक्शन डन बाय दीज थ्री डैम फूल्स। नवाब साहब, एक सवाल है, तो ये साफ साफ जाहिर है अगर नवाब साहब का वो ज़माना रहता तो नवाब साहब अखिलेश यादव की तरफ उनको प्रजाओं को बोलते थे अब वोट डालो अखिलेश यादव। एनीवे, इससे डेमोक्रेसी है, अब आज का दिन अलग है। नवाब साहब, आपने ममता बनर्जी का नाम सुना होगा और उस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ममता बनर्जी इज अ वेरी बोल्ड लेडी, अ वेरी फ्रैंक लेडी, a very practical lady. She has come out from such circumstances, used to move on a bicycle, and she has gained this reputation of challenging the prime ministers. And BJP, with all their might, दीदी दीदी क्या करते थे, उनको नाको चने चबवा दिए और उनको उनकी औकात बता दी. And she became the chief minister with a thumping majority. So she is a great lady and she deserves respect and honor. সাবেক অবধের রাজধানী লখনৌ বিখ্যাত জায়গা, অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। এই ভুলভুলাইয়ায় পথ হারিয়েছে বহু মানুষ, এই ভুলভুলাইয়ায় পথ হারিয়েছে বহু রাজনৈতিক দল। এবারের নির্বাচনে এই ভুলভুলাইয়ায় কেউ পথ হারাবে, সেটা কিন্তু একটা বড় বিষয়। দেখ, ভুলভুলাইয়াতেই দেবানন্দার নূতনে সেই বিখ্যাত গানটা শুট হয়েছিল, মন কি ভাবা। তো ভোটারদের মনে কি আছে, ভোটাররা কাকে হারিয়ে দেবেন বা কাকেই ভুলভুলাইয়াতে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে? 10ই মার্চ জানা যাবে লখনৌয়ের এই ঐতিহাসিক ভুলভুলাইয়ায় কে পথ হারাবে আর কেই বা সঠিক পথে এগিয়ে যাবে।